नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपन पढ़ते आ रहे हैं प्रवर्धन के बारे में। प्रवर्धन में अपन ने बेसिक प्रवर्धन का पढ़ा, जिसमें लैंगिक और अलैंगिक प्रवर्धन पढ़ा, लैंगिक व अलैंगिक प्रवर्धन के लाभ तथा हानियों के बारे में पढ़ा, और साथ में अपन ने उसमें कटिंग या कलम के बारे में पढ़ा। अब अपन आगे आज पढ़ने जा रहे हैं उपरोपण या ग्राफ्टिंग के बारे में। उपरोपण या ग्राफ्टिंग क्या होता है? देखिए दोस्तों, इसमें दो भाग होते हैं, एक मूलवृंत होता है और दूसरी पौधे की संकुल डाली होती है। दोनों भागों को जोड़कर और एक नया पौधा तैयार किया जाता है, जिसे अपन उपरोपण के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें किस प्रकार से होंगे आपको बता दूं। आप इस प्रकार से कुछ नया, एक पौधा आपके पास ये प्रेजेंट है और दूसरा पौधा आपके पास इधर की तरफ प्रेजेंट है। दोनों पौधे में अलग अलग गुण है। मान लीजिए दोनों पौधे हैं आम के। किसके पौधे हैं? आम के हैं। ये पौधा थोड़ा निम्न श्रेणी का है, इधर वाला पौधा निम्न श्रेणी का पौधा है, लेकिन देसी पौधा है। इसमें वातावरणीय कंडीशन के प्रति जैविक व अजैविक तनाव सहन करने की अच्छी खासी क्षमता उत्पन्न है, मान लीजिए। और जो दूसरा पौधा है आम का, ये क्या अच्छी क्वालिटी के फल देता है, फलों की संख्या अधिक देता है, फल जल्दी आना इसमें क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। ये दो तीन गुण कुछ इस प्रकार से इस पौधे में हैं। अब दोनों पौधे के गुण अगर एक पौधे में लाना हो तो अपने को क्या करना होता है, या तो ग्राफ्टिंग की जाती है या बडिंग की जाती है। उसके माध्यम से अपन इनको एक जगह कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, इसमें एक जगह इस प्रकार से कर सकते हैं कि यदि इस पौधे के इस भाग को यहाँ से हटा दिया जाए, मान लीजिए ये 1 साल पुराना ही पौधा है, तो ये जो नीचे बचा हुआ भाग है दोस्तों, इस भाग को अपन मूलवृंत के नाम से जानते हैं या और रूट स्टॉक के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। मूलवृंत या रूट स्टॉक के नाम से जाना जाता है। दूसरा पौधा अपन इसी की मोटाई का सेम इस पौधे की एक सांकुर डाली का चयन कर लेंगे। ये सांकुर डाली अच्छे प्रकार से है और इसको कट करके यहां से और यहां पर ले आएंगे दोस्तों इस पौधे के पास में। अब ये दो प्रकार की होती है ग्राफ्टिंग भी। कैसे? एक तो यदि इस पौधे से बिना अलग किए ही इस सांकुर डाली को और इस मूलवृंत को पास में ले जाकर इनका जोड़ कर दिया जाता तो उसे तो अटैच ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब अपन ने इस पौधे से इसको अलग कर दिया तो उसे डिटैच ग्राफ्टिंग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। मतलब डिटैच का मतलब अलग करना, अटैच का मतलब जोड़ना, इस प्रकार से। और अपन इनके ऊपर इसके ऊपर लाके और लगा देंगे इसको, इसमें एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो इसे उपरोपण या ग्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, दोनों के बीच में सेम कंडीशन क्या होनी चाहिए? दोनों एक तो सेम जाति के होने चाहिए, मतलब समान जाति के होनी चाहिए। दूसरी बात, इसकी जो सांकुर डाली की मोटाई है उतनी ही मोटाई रूट स्टॉक या मूलवृंत की होनी चाहिए। मान लीजिए इसकी उम्र अगर 12 माह है तो मूलवृंत की उम्र भी कितनी होनी चाहिए? 12 माह है होनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से अपन सांकुर डाली और मूलवृंत का चयन करके दोनों को आपस में जोड़कर एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, तो इसे उपरोपण के नाम से दोस्तों जाना जाता है। देखिए आगे की तरफ, इस प्रकार से एक है अपने पास सांकुर डाली ये और दूसरा था मूलवृंत। अपन ने क्या किया, मूलवृंत को सांकुर डाली के साथ में जोड़ा और एक नए पौधे का क्या कर दिया दोस्तों, निर्माण कर दिया। इस प्रकार से इनका जोड़ क्या हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। यदि ये जोड़ अपन कर रहे हैं यहाँ पर, ये सक्सेस नहीं हो पाता है तो इसको कहते हैं अपन स्टोनिक प्रभाव। कौन सा प्रभाव कहते हैं दोस्तों? स्टोनिक इफेक्ट या स्टोनिक प्रभाव। मतलब होता है कि या तो मूलवृंत का शाखा के ऊपर प्रभाव या शाखा का मूलवृंत के ऊपर प्रभाव। शाखा कौन सी? सांकुर शाखा या सांकुर डाली, जिसे साइन के नाम से जाना जाता है। आपस में एक दूसरे के इफेक्ट के कारण कई बार ये जोड़ सक्सेस नहीं हो पाता है, इसलिए इसे कहते हैं स्टोनिक प्रभाव या स्टोनिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। जब जोड़ सक्सेस हो जाता है तो एक नए पौधे के रूप में यहाँ पर इस प्रकार से दोस्तों लग जाता है। देखिए ये ग्राफ्टिंग यूनियन है, जहां पर अपन ने इसको जोड़ा था। पॉलीथीन की मोटी चादर सीट से इसको क्या करते हैं, यहाँ से बांध देते हैं। थोड़े दिनों में ये जॉइंट क्या हो जाता है दोस्तों, सक्सेस हो जाता है, एक नए पौधे के रूप में लहराने लगता है। ऊपर वाला भाग सांकुर डाली था और नीचे वाला भाग क्या था, रूट स्टॉक या जिसको मूलवृंत के नाम से जाना जाता है वो था। तो इसे कहते हैं उपरोपण। उपरोपण जैसा कि मैंने बताया था दो प्रकार का होता है, एक अटैच और दूसरा डिटैच।
यदि मान लीजिए इस सांकुर डाली को अपने पौधे से अलग किए बिना ही अगर मूलवृंत के पास लाया जाता तो उसे अटैच ग्राफ्टिंग कहते हैं, और अगर इसको अलग करके अपन ले आए तो इसे कहते हैं डिटैच ग्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों अटैच ग्राफ्टिंग। दो पौधे आपके पास हैं, एक मान लीजिए इसका मूलवृंत आपको काम में लेना था और इसकी क्या लेनी थी, सांकुर डाली आपको काम में लेनी थी। दोनों पौधे शुरुआत में क्या थे, अलग अलग थे। उसके बाद में अपन ने क्या किया, एक पौधे के यहाँ से मतलब ग्राफ्टिंग नाइफ की सहायता से छाल को 3.5 सेंटीमीटर, कितना 3.5 सेंटीमीटर से छाल को उतार दिया। उधर से दूसरे पौधे की भी अपन क्या करेंगे, छाल को उतार देंगे, और जिस स्थान से छाल को अपन ने उतारा है उनको दोनों को आपस में चिपका कर इस जगह चित्र नंबर 2 में जो दिख रहा है बांध देंगे। थोड़े दिनों बाद में ये जॉइंट क्या हो जाता है दोस्तों, सक्सेस हो जाता है, और इसको यहाँ से कट करके और एक अलग प्लांट के रूप में प्रत्यारोपित कर रहे हैं, अपन कर सकते हैं। मतलब पौधे दोनों पहले अलग अलग थे, अब क्या होगा, इस जो पौधा नया तैयार होगा अपने पास में, इसमें इस पौधे के भी गुण आएंगे और इस पौधे के भी गुण आएंगे। मान लीजिए इस पौधे की फल देने की क्षमता अच्छी है, फल अच्छी क्वालिटी के पैदा होते हैं, और इसमें जैविक व अजैविक तनाव सहन करने की क्षमता अच्छी है, तो जो नया पौधा बनेगा अपना वो उसमें ये तीनों गुण मौजूद रहेंगे। तो दोस्तों इसे कहते हैं अटैच ग्राफ्टिंग या भेंट कलम या इनार्चिंग के नाम से दोस्तों जाना जाता है, और ये मुख्य रूप से आम, अमरूद तथा चीकू में की जाती है। ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो इस प्रकार से इनार्चिंग आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात करते हैं अपन डिटैच ग्राफ्टिंग की। डिटैच का मतलब अलग करके लाना। कैसे, अपन ने क्या किया, एक पौधे से सांकुर डाली को सेलेक्ट किया। मान लीजिए ये सांकुर डाली आपने सेलेक्ट कर ली, यहाँ से काट के क्या करते हैं अपन, इस प्रकार से कट लगाते हैं पौधे के ऊपरी हिस्से के ऊपर, और जैसे ये सांकुर डाली लेके आए थे अपन और ये अपना मूलवृंत है नीचे, क्या करते हैं सेम उसी आकार का मूलवृंत में कट लगाते हैं उल्टा, और इसकी उल्टे दिशा में सांकुर डाली के ऊपर कट लगाते हैं और दोनों को लाठी चिपका के बांध देते हैं। इसे कहते हैं डिटैच ग्राफ्टिंग। मतलब पौधे से सांकुर डाली को डिटैच किया है अपन ने, तो इसको क्या कहेंगे अपन, डिटैच ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। इस डिटैच ग्राफ्टिंग के अलग अलग प्रकार हैं, जो प्रकार आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें पहला प्रकार है साधारण ग्राफ्टिंग या सिंपल ग्राफ्टिंग के नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों क्या करते हैं, मूलवृंत के अंदर 2.5 से 4 सेंटीमीटर ढलान वाला एक कटान बनाते हैं। मूलवृंत, जैसे ये मान लीजिए आपका मूलवृंत था, और इस मूलवृंत में क्या करेंगे अपन, इस प्रकार से ढलानदार क्या बनाएंगे दोस्तों, कटान बनाएंगे, जैसा उसके अंदर फर्स्ट इमेज में बना हुआ है। उसी के जस्ट उल्टा शेप में जैसे सांकुर डाली है अपनी, तो उसी में भी क्या करेंगे, ऐसे ही उल्टे शेप का ऐसे ढलानदार 2.5 से 4 सेंटीमीटर का दोस्तों कटान बनाएंगे। और जैसे इस प्रकार से इसमें चित्र नंबर 2 में देख रहे हैं आप, कटान बन गया, और दोनों को आपस में इस प्रकार से दोस्तों क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, और मिला के इसको पॉलीथीन शीट से अच्छे से बांध देते हैं। पॉलीथीन शीट से इस चित्र में जैसे कि इसको बांध रखा है, या सूतले की सहायता से अच्छे से बांध देते हैं। थोड़े दिनों में ये जोड़ क्या हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। इसमें 40 से 45 दिन का दोस्तों समय लगता है। 40 से 45 दिन का क्या दोस्तों समय लगता है, और ये एक नए प्लांट के रूप में अपने को उभरता हुआ दिखाई देता है। इसे अपन कहते हैं साधारण ग्राफ्टिंग या सिंपल ग्राफ्टिंग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे जिब्बी ग्राफ्टिंग या टंग ग्राफ्टिंग के नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों अपन क्या करते हैं, मूलवृंत के अंदर जीभ मतलब टंग जो अपनी होती है जीभ, उसके शेप का एक कटान लगाते हैं। उसी टाइप से अपन क्या करते हैं, सांकुर जो डाली दूसरे पौधे की लेके आ रहे हैं उसमें भी इसी प्रकार का कट लगाते हैं। जैसा कि इसमें फर्स्ट इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये मूलवृंत वाला हिस्सा है, नीचे वाला रूट स्टॉक है मतलब ये, और ये क्या है अपनी सांकुर डाली या
साइन है, तो दोनों में इसी टाइप का कटान लगाते हैं। दोनों को एक जगह इस प्रकार से अपन मिलाते हैं, जॉइंट मिला दिया, और इसको फिर सूतली की सहायता से या पॉलीथीन शीट की सहायता से अपन बांध देते हैं। तो इसे जिब्बी ग्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है, मतलब जीभ के शेप का इसमें चीरा लगाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे की तरफ, वीनियर ग्राफ्टिंग। देखिए दोस्तों, यह है आम के प्रवर्धन की मुख्य विधि है वीनियर ग्राफ्टिंग। अपन क्या करते हैं, मूल वृंत में भूमि से, मतलब भूमि से नीचे से, ये जैसे कि कोई मूल वृंत है, और इस मूल वृंत के अंदर क्या करते हैं, भूमि से नीचे से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई ये होगी, मान लीजिए यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक क्या करते हैं अपन, कट लगाते हैं। कितना, 3 से 4 सेंटीमीटर का, जैसे कि इस प्रकार से इसमें कट लगाया। और ये कट कैसे लगाते हैं, वी शेप में कट लगाते हैं दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताऊं, इस मूल वृंत में लगा के इस प्रकार से अपन क्या लगाते हैं, कट लगाते हैं दोस्तों। और कट लगाने के बाद में ये कट ज़्यादातर जुलाई माह में लगाया जाता है, और इसमें 5 से 6 माह पुरानी क्या होनी चाहिए, शाखा होनी चाहिए दोस्तों। और साथ में क्या करते हैं, जिस सांकुर डाली को अपन लेके आ रहे हैं, उस सांकुर डाली में भी इसी प्रकार का अपने को क्या करना होता है, कट लगाना होता है, और इसको इसमें लाकर क्या कर देते हैं, फंसा देते हैं सांकुर डाली को एक प्रकार से, और यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। ये हो गई दोस्तों आपकी क्या, वीनियर ग्राफ्टिंग, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। इसको साइड वीनियर ग्राफ्टिंग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये विधि मुख्य रूप से आम में अपनाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, तथा इस विधि के अंदर क्या होता है, 10 दिन बाद में इस पार्ट को काट दिया जाता है। जो ऊपर वाला अपन ने पार्ट रखा था पहले पौधे का, उसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग की। वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो मूलवृंत होता है, रूट स्टॉक होता है, उसकी जो ऊपर वाला शीर्ष भाग होता है, इसके ऊपर ही कट लगाया जाता है। कितना कट लगाया जाता है, 4 से 5 सेंटीमीटर का कट लगाया जाता है, और ये कट वी शेप में होता है दोस्तों, जैसा कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस इमेज में। ये आपका कोई मूलवृंत है, तो इसके अंदर क्या करते हैं अपन, वी शेप का इस प्रकार से क्या लगाते हैं, कट लगाते हैं, जैसा कि इस पौधे में लगाया हुआ है, वी शेप का कट इस मूलवृंत में लगाया हुआ है। उसी के सेम उल्टा अपनी जो सांकुर डाली होती है, उसके अंदर भी क्या लगाते हैं अपन, कट लगाते हैं, इस प्रकार का वी शेप का कट लगाते हैं, जैसा कि इस सांकुर डाली को वी शेप में लिया हुआ है। और फिर इसको लाके इसके अंदर फंसा दिया जाता है, और सूतले की सहायता से इस प्रकार से बांध दिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें शर्त ये रहनी चाहिए कि कम से कम मूलवृंत को अगर आप काट रहे हो ऊपरी हिस्से को, तो ये लंबाई इसकी भूमि से 22.5 सेंटीमीटर होना जरूरी है दोस्तों। और ये ज़्यादातर कार्य सेब तथा अमरूद व लीची में किया जाता है। किस में किया जाता है दोस्तों, सेब में किया जाता है, अमरूद में किया जाता है, और लीची में ये कार्य किया जाता है। जो ये वी शेप का आपने कटान बनाया है, इसको फाना के नाम से भी जाना जाता है। जो वी शेप का कटान लगाया है, इस कटान को आप फाना के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं स्टोन ग्राफ्टिंग या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। दोस्तों, स्टोन ग्राफ्टिंग या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग आम के प्रवर्धन की मुख्य विधि है, और ये ज़्यादातर महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में अपनाई जाती है आम को प्रवर्धन करने के लिए। इसमें क्या होता है, जैसे चित्र 1 में आप देख रहे हैं मैंगो स्टोन ग्राफ्टिंग के नाम से। जब आपको पता है कि मैंगो की जो गुट्ठी होती है, बीज होता है, स्टोन होती है, उसको उगाया जाता है शुरुआत अवस्था में, तो वो अपना क्या, जैसे मुंह फाड़ के उगती है, इस प्रकार से उगती है वो कुछ ऐसे मुंह फाड़ती है ऊपर की, और इसमें से एक नया प्ररोह निकलता है। इस प्रकार से नया प्लांट का जन्म होता है, इस प्रकार से होता है, जैसे कि इस गुट्ठी में से नए प्लांट का जन्म हो रहा हो। अपन क्या कर देते हैं दोस्तों, इसमें इसको काट देते हैं, यहाँ से क्या कर देते हैं, शुरू में कट कर देते हैं, और इसके को 2 भागों में बांट लेते हैं, तथा इसी के मोटाई की आम की ज़्यादातर उसी उम्र की दूसरी सॉफ्ट शाखा को लेकर आते हैं अपन, और इसमें इस प्रकार से चित्र 2 में जैसे पसाया उस प्रकार से पसा के और बांध देते हैं। ये जोड़ सक्सेस हो जाता है और नए पौधे के रूप में लहराने लगता है। इसको स्टोन ग्राफ्टिंग या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। ये महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में अपनाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे की तरफ
मृदु कास्ट ग्राफ्टिंग या जिसे सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ये सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग ज़्यादातर सीताफल, कटहल, आम, काजू और चीकू के अंदर अपनाई जाती हैं। ये इसके क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें अपन क्या करते हैं, सॉफ्ट का मतलब हो गया बिल्कुल मुलायम, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है। सॉफ्ट का अर्थ क्या हो गया, बिल्कुल मुलायम शाखाएं लेते हैं इसके अंदर। इसमें मूलवृंत भी बिल्कुल मुलायम होता है और जो सांकुर डाली होती है वो भी क्या होती है, बिल्कुल मुलायम होती है, क्योंकि सीताफल, कटहल, आम और काजू, चीकू आदि में ये काम में लिया जाता है। अब क्या करेंगे अपन, 10 से 12 सेंटीमीटर, मतलब ये जैसे मूलवृंत है और रूट स्टॉक बोलते हैं जिसको, और ये सांकुर शाखा है, मतलब 10 से 12 सेंटीमीटर अपन भूमि से ऊंचाई पर मूलवृंत के अंदर क्या करेंगे, कटान लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कटान, जो इस प्रकार से इसमें लगा हुआ है, आप देख सकते हैं चित्र में। और ये कम से कम 5 सेंटीमीटर ढलानदार कटान होना चाहिए। कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर होना जरूरी है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। तथा कटान लगा के अपन क्या कर देते हैं, इसमें शाखा को फंसा दिया जाता है और ज्वाइंट कर दिया जाता है तथा सूतली या पॉलीथीन की सहायता से इसको बांध दिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं अपन, मृदु कास्ट कलम या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, सेतु उपरोपण या ब्रिज ग्राफ्टिंग। ये किसमें किया जाता है, सेब, नाशपाती, चेरी और अखरोट में ये प्रोसेस अपनाई जाती है। क्यों अपनाई जाती है, क्या होता है ब्रिज ग्राफ्टिंग के नाम से, जैसा कि अपन खेत में कृषि क्रियाएं जब करते हैं तब उस समय ट्रैक्टर की रगड़ लग के या अन्य कोई साधनों के माध्यम से, या किसान खेती कर रहा है तो और भी कोई मतलब जैसे पेड़ों के क्या रगड़ लग जाती है, या ट्रैक्टर जब चलाते हैं पाटा लगाते हैं तो उस समय क्या लग जाती है, पेड़ों के ये जो पेड़ होते हैं इनके रगड़ लग जाती है पुराने पेड़ों के, और उससे क्या छाल उतर जाती है। तो छाल आपको पता है कि पौधे का भाग होता है फ्लोइम, जिससे भोजन वापस पौधे के तने के अंदर आके भंडारित होता है। तो जब उसका नुकसान हो जाता है तो पौधे के अंदर भोजन भंडारित करने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उत्पादन क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। तो उस कंडीशन में क्या करें, उसको वापस रिपेयर करने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे इस पौधे की यहाँ से मान लीजिए छाल उतर गई थी तो अपन छोटी छोटी उसी पौधे की शाखाएं काटते हैं या दूसरे पौधे की शाखाएं काट के लेके आते हैं। और जैसे ये धरातल की सतह है मान लीजिए, और इस सतह से क्या करते हैं अपन, नुकीला करके उन शाखाओं को, जैसे ये शाखा है कोई तो इस शाखा को यहाँ से नुकीला कर लिया और ऊपर से नुकीला कर लिया और इसके बराबर नाप की ऊपर से लाकर इस प्रकार से आपने, जैसे ये शाखाएं हो रखी हैं तो इसमें क्या कर देते हैं, नीचे फंसा दिया और ऊपर फंसा दिया। थोड़े दिनों में ये शाखाएं क्या ऊपर वाली छाल और नीचे वाली से क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जिससे तना वापस क्या हो जाता है, रिपेयर हो जाती है, छाल वापस रिपेयर हो जाती है। इसे ब्रिज ग्राफ्टिंग या सेतु उपरोपण के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ये ज़्यादातर सेब, नाशपाती, चेरी और अखरोट आदि में अप्लाई किया जाता है। ज़्यादा मतलब ये खास इंपॉर्टेंट विधि भी नहीं है वैसे, लेकिन अगर ये ऐसी पोजीशन किसी और भी प्लांटिंग में होती है तो आप कर सकते हैं अप्लाई। नेक्स्ट अपन की बात करनी है दोहरा उपरोपण या कलम को बांधना। दोहरा उपरोपण मतलब डबल वर्किंग कर रहा है ये काम, या डबल ग्राफ्टिंग के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसमें किसी विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है ये। क्यों, विशेष उद्देश्य क्या हो सकता है, जैसे कई जगह पौधों में जैविक तनाव सहन करने की क्षमता नहीं पाई जाती हो, या कीट प्रतिरोधकता उत्पन्न करनी हो, या बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करनी हो, तो ऐसे कुछ मूलवृंत होते हैं जो काफ़ी प्रतिरोधक होते हैं लवणीय मृदाओं के प्रति, क्षारीय मृदाओं के प्रति। तो ऐसी कंडीशन में इनका अप्लाई करना जरूरी हो जाता है। डबल मूलवृंत इसमें काम में लेते हैं। कैसे लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपन ने क्या किया था, एक मूलवृंत यहाँ तक काम में लिया था, पहले वाला प्री रूट स्टॉक बोलते हैं इसको। फिर अपन क्या करते हैं, इसी के ऊपर एक दूसरा रूट स्टॉक या मूलवृंत लगा देते हैं और फिर उसके ऊपर सांकुर डाली या सांकुर शाखा लगा देते हैं। मतलब इसमें डबल मूलवृंत लग गया, इसलिए इसको डबल ग्राफ्टिंग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। पहले आपको क्या करना है, एक मूलवृंत लेना है, इसके ऊपर क्या करना है, अपने को दूसरा मूलवृंत प्रत्यारोपित करना है और फिर उसके ऊपर क्या करना है, सांकुर डाली लगानी है। दोस्तों ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो इसे दोहरा कलम बांधना या डबल ग्राफ्टिंग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों कलिकाइन या बडिंग की। देखो बडिंग या कलिकाइन क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्राफ्टिंग के अंदर एक भाग होता है सांकुर डाली और दूसरा भाग होता है मूलवृंत। तो इसमें फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि सांकुर डाली की जगह सांकुर डाली के ऊपर लगी जो कलिका होगी उसको अपन प्रवर्धन के लिए क्या लेंगे, काम में लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो चित्र के माध्यम से, इस चित्र के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये बड शाखाएं।
आपको पता है कि सभी पौधों के जो शाखाएं होती हैं, इन शाखाओं पे छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों को क्या कहते हैं अपन, बड या कलिका के नाम से जाना जाता है। और जब इस कलिका को यहाँ से निकाल कर और दूसरे पौधे पे प्रत्यारोपित किया जाता है तो इस प्रोसेस को बडिंग या कलिकाइन के नाम से संबोधित किया जाता है। दोस्तों ये अलग अलग प्रकार की होती है, जैसा कि पहली आपकी है टी बडिंग। कौन सी बडिंग है दोस्तों, टी बडिंग। टी बडिंग को क्या कहते हैं अपन, सिल्ड कलिकाइन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और टी बडिंग का जो कार्य है ये मुख्य रूप से बेर, मौसम्बी, किन्नों, गुलाब और आलू बुखारा आदि में किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बडिंग है टी बडिंग। क्या करते हैं अपन, जो मूलवृंत होता है, मूलवृंत के मतलब भूमि से 22.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक या 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई के मध्य एक टी शेप का चीरा लगाते हैं। वो किसके माध्यम से लगाते हैं, कलिकाइन चाकू की सहायता से या बडिंग नाइफ की सहायता से कट लगाते हैं। जैसा कि इस प्रकार से इस चित्र में आपको दिख रहा होगा स्पष्ट कि इसने क्या किया है, एक कट इधर लगाया है और एक कट सीधा लगाया है। तो इस प्रकार से क्या कर रखा है इसने, टी शेप का एक कट बना रखा है। उसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, दूसरे पौधे की जो सांकुर डाली होती है उस सांकुर डाली से इसी टी शेप में एक कलिका को निकाल कर लेके आते हैं, जिस बड को निकाल कर लेके आते हैं और क्या करते हैं, इसी के अंदर पसा देते हैं। जैसा कि इसमें इसको पसा दिया। कंडीशन ये रहती है कि कलिका का मुंह बाहर की तरफ खुला होना चाहिए। इसको अपन जब बांधते हैं पॉलीथीन शीट की सहायता से तो ये मुंह अंदर दबा हुआ नहीं होना चाहिए, ये बाहर की तरफ दबा हुआ होना चाहिए। जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है ग्राफ्टिंग टेप, इसको किसके, ग्राफ्टिंग टेप या पॉलीथीन की सहायता से इसको बांध देते हैं। दोस्तों थोड़े दिनों में अब क्या होगा, यहाँ से नई शाखा का जन्म होगा और इस नई शाखा में दोनों पौधों के गुण रहेंगे। एक तो मूलवृंत के भी इसमें क्या रहेंगे, गुण रहेंगे, जो मूलवृंत आप काम में ले रहे हो, और एक जिस पेड़ से आप सांकुर डाली को निकाल कर लेके आए हैं उसके भी दोनों के गुण रहेंगे। इन दोनों के गुण, इसमें जो फल लगेंगे इन फलों में दोनों के गुण वाले फल ही लगना प्रारंभ होंगे। तो ये हो गई आपकी टी बडिंग, जैसा कि चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा। अब कट कितना लगाना अपने को, 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर का आपको क्या लगाना है, कट। 2.5 टू 3.5 सेंटीमीटर का क्या लगाना है, ये टी शेप का आपको कट लगाना है। दोस्तों तो इस प्रकार से इसे टी बडिंग या सिल्ड कलिकाइन के नाम से संबोधित किया जाता है। और जहां पर बात आती है गुलाब की तथा बेर की, तो टी बडिंग इनके प्रवर्धन के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है तथा साथ साथ में नींबू वर्गीय फलों के लिए भी क्या उपयोगी विधि सिद्ध हुई है। दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे की तरफ, पेबंद कलिकाइन या पेच बडिंग। पेबंद या पेच कलिकाइन किसे कहते हैं दोस्तों, मूलवृंत के ऊपर ऐसे पेच के रूप में आयताकार शेप का कट लगाते हैं। जैसे इसमें लगा हुआ है, ये लगा हुआ है इस प्रकार से, ये पहले मूलवृंत था और इस मूलवृंत में ऐसा क्या लगाते हैं अपन, आयताकार शेप में कट लगाते हैं। और क्या करते हैं, जैसे ये सांकुर अपने डाली थी, इस सांकुर डाली से अपने को इस कलिका को क्या लेना है, तो इस कट के रूप में इस कलिका को ले लिया, सेम साइज के रूप में क्या चारों तरफ कट लगा के उतार लेते हैं। तो और लाके क्या कर देते हैं, इसके ऊपर प्रत्यारोपित कर देते हैं, फिट कर देते हैं, जैसे कि इस पौधे में आपने फिट किया। फिट करने के बाद में और पॉलीथीन शीट से बांध देते हैं। ध्यान ये रहे कि जो कलिका आप लगा रहे हैं इसका मुंह भी क्या होना चाहिए दोस्तों, खुला होना चाहिए। इसको पेच बडिंग के नाम से जाना जाता है क्योंकि एक आयताकार पेच के रूप में छाल को पौधे की को निकाला जाता है। यदि आपने मान लीजिए इसको 3 कट लगा के, ऐसे 1, 2 और 3 कट लगा के और इस छाल को बचा के रखा है और फिर लाके आपने क्या पसाया है, मतलब दूसरे पौधे की कलिका लाके पसाई है, तो इसे 4 कट बडिंग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। 4 कट बडिंग के नाम से इसको जाना जाता है। यह कार्य मुख्य रूप से आंवला और अखरोट में दोस्तों किया जाता है। किसमें किया जाता है, आंवले में किया जाता है और अखरोट में दोस्तों ये कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से इसे पेबंद कलिकाइन या पेच बडिंग के नाम से जाना जाता है, क्या 4 कट बडिंग भी इसको कहा जाता है। आगे अपन बात करते हैं छल्ला कलिकाइन या इसको रिंग बडिंग के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। रिंग जैसे कि अपनी अंगूठी जैसा। जहां पर रिंग बडिंग की बात आती है तो इसमें सबसे पहले प्रवर्धन की विधि है किसकी, बेर की। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि बेर का प्रवर्धन किसके माध्यम से किया जाता है, तो बेर का प्रवर्धन किया जाता है रिंग बडिंग के माध्यम से। दोस्तों सिनकोना और शहतूत का प्रवर्धन इसके माध्यम से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक लेना है मूलवृंत, जैसा कि आपने मूलवृंत लिया और मूलवृंत के ऊपर
गोल रूप में छाल को काटना है इस प्रकार से, जैसा कि कट के छाल बाहर की तरफ आ गई, और इसको उतार के आपको साइड में रख देना है। तथा जिस पौधे की आपको कलिका लगानी है उसको भी इसी सांचे में आप काट के लाएंगे और इसमें लाके फिट कर देंगे और इसको यहाँ से बांध देंगे दोस्तों। बांधने के बाद इस कलिका से जो शाखाएं निकलेंगी उसमें दोनों पौधों के क्या रहेंगे, गुण रहेंगे। तो इसे कहते हैं छल्ला कलिकाइन या रिंग बडिंग के नाम से संबोधित किया जाता है। आगे है चिप कलिकाइन। चिप कलिकाइन में क्या होता है दोस्तों, ये कोई मूलवरण था, आपने क्या किया, बडिंग नाइफ की सहायता से एक चिप के रूप में आपने छाल को उतारा, चिप के रूप में उतार लिया। दूसरी अपन क्या करेंगे, सांकुर डाली से जहां पर बड लगी हुई है, कलिका लगी हुई है, उस छाल को भी चिप के रूप में उतार के ले आएंगे और तथा इस चिप को इस मूलवरण के ऊपर लाके चिपका देंगे। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, चिप कलिकाइन के नाम से संबोधित किया जाता है। ये मुख्य रूप से देखिए पौधे में धरातल से 1 फीट, जैसे ये मूलवरण था और इसमें 1 फीट ऊंचाई पे लगाया जाता है तथा इसमें जो कटान बना रहे हो या चिप जो उतार रहे हो इसकी साइज 3.5 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यह विधि मुख्य रूप से अंगूर या ग्रेप्स के अंदर काम में ली जाती है। इसे चिप कलिकाइन के नाम से संबोधित किया जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं अपन शिखर रोपण या इसे टॉप वर्किंग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। जो पुराने फलदार वृक्ष हो जाते हैं, अनुत्पादक फल वृक्ष हो जाते हैं, जिन्होंने उत्पादन देना क्या कर दिया दोस्तों, बंद कर दिया, उनको सुधारने के लिए अपन ये कार्य करते हैं, टॉप वर्किंग वाला करते हैं या इसे सीड्स रोपण के नाम से जाना जाता है। क्या किया अपन ने, जैसे ये कोई पहले पेड़ था, इस पेड़ की अपने ये बूढ़ा हो चुका था, ये अनुत्पादक पेड़ था, इसने उत्पादन देना बंद कर दिया था, तो अपन क्या करते हैं उस पेड़ के ऊपरी सिरे को इस प्रकार से काट देते हैं दोस्तों। थोड़ा दिन बाद में क्या होंगी, इससे नई शाखाएं फूटेंगी, इस प्रकार से नई शाखाओं का जन्म होगा। जो नई शाखाओं का जन्म होगा इनके ऊपर लाके दूसरे पौधे की कलिका प्रत्यारोपित कर देंगे, जैसे इस प्रकार से कर रखिए और कलिकाओं को बांध देंगे। इससे थोड़े दिनों में अन्य नई शाखाओं का जन्म होगा। तो जब नई शाखाओं का जन्म होगा तो इस पेड़ के तथा जिस पेड़ से आपने सांकुर डाली से आप बड लेके आए हैं, कलिका लेके आए हैं, उनमें दोनों के गुण होंगे। ये पुराने फलदार वृक्ष क्या होंगे दोस्तों, उत्पादक होना प्रारंभ हो जाएंगे, वापस इनमें उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं शिखर रोपण या टॉप वर्किंग के नाम से जाना जाता है। यदि मान लीजिए आपने इनके ऊपर भी इनको काट के और नई कलिका लगा दी तो उसे डबल वर्किंग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये कौन कौन सी भी मतलब फलों में किया जा सकता है। ये आम में किया जा सकता है, अमरूद में किया जाता है, सेब में किया जा सकता है तथा नींबू वर्गीय फलों में की जा सकती है। इसे टॉप वर्किंग या शिखर रोपण के नाम से दोस्तों जाना जाता है। आगे अपन बात करते हैं उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर की। यह आजकल बहुत ट्रेंड चला आ रहा है उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर का, क्योंकि उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर एक ऐसी विधि है जिसमें बहुत अधिक से अधिक मात्रा में पौधे तैयार किए जा सकते हैं। मतलब क्या होता है, एक कोशिका एक पूर्ण पौधे को जन्म दे सकता है, एक पूर्ण पौधा बना सकता है। और एक कोशिका मतलब अपने जो बॉडी के अंदर आपको पता है बहुत सारी सेल्स होती हैं, वैसे प्लांट की बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो एक सेल से अगर एक प्लांट का निर्माण हुआ तो लाखों की संख्या में जो सेल्स होते हैं, मतलब एक पौधे से लाखों पौधे तैयार किए जा सकते हैं। और पौधों में ही ये कैपेसिटी पाई जाती है। इस कैपेसिटी को टोटिपोटेंसी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, टोटिपोटेंसी के नाम से इसको जाना जाता है। क्या होता है, एक कोशिका निकाली आपने, जिस और कोशिका निकाली तो उस भाग को अपने कहते हैं एक्सप्लांट। क्या नाम से जाना जाता है, एक्सप्लांट के नाम से जाना जाता है। और उसको एक उचित माध्यम के अंदर रखते हैं। उचित माध्यम क्या, उसमें लवण होती है, शर्करा होती है, अमीनो अम्ल होते हैं, कुछ वर्धी नियामक होते हैं, कुछ कार्बनिक पदार्थ आदि मौजूद रहते हैं। और उसको क्या किया जाता है, उसमें ग्रो करने के लिए लगाया जाता है। जैसे कि इस प्रकार से एक एक्सप्लांट लिया, मान लीजिए आपने एक पत्ती ले ली थी, उसको एक्सप्लांट के नाम से संबोधित किया आपने, और उससे क्या किया आपने, मतलब कोशिकाओं को निकाल के इसमें इनकुलेशन कर दिया। और इनकुलेशन करने के बाद में आपने क्या किया, उसको केलस का कल्चर कर दिया। केलस किसे कहते हैं, मतलब अविभेदित कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, केलस के नाम से जाना जाता है। केलस चल रहा है यहाँ पर, अविभेदित कोशिकाएं हैं, इनको कल्चर किया अपन ने, एक मीडिया या माध्यम में रखा, तो ये क्या हुआ, उगना प्रारंभ हो गई। उगना प्रारंभ होते होते आपको क्या होगा, आप ये कार्य केवल टिश्यू कल्चर लैब में ही कर सकते हैं।
ये इसमें वायरस मुक्त पौधे प्राप्त होते हैं। इसको मेरिस्टेम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में पौधे इस प्रकार से जर्मिनेट होंगे, इसमें कोशिका से नया पौधा बना, इस प्रकार से होते हुए थे। और ये प्लांटेड इन फील्ड कंडीशन, मतलब आपको क्या करना है, धीरे धीरे उसको, जैसे आपने लैब में रखा है पौधे को, लैब से एक दिन लैब से थोड़ा बाहर निकाला, फिर अंदर ले लिया, फिर वापस क्या किया आपने, बाहर निकाला, ऐसे धीरे धीरे आप नॉर्मल कंडीशन टेम्परेचर पे उसको लेके जाएंगे और एक दिन उस पौधे को फील्ड में क्या कर देंगे, आप ग्रो कर देंगे। तो ये क्या होती है, टिश्यू कल्चर टेक्निक, इस प्रकार से प्रोसेस होती है। इसमें केला, खजूर, स्ट्रॉबेरी आदि का प्रवर्धन किया जाता है। मतलब जिन पौधों में बीज नहीं बनते उन पौधों के प्रवर्धन के लिए इस विधि का काफ़ी उपयोग किया जाता है। लाखों की संख्या में अधिक से अधिक मात्रा में इससे पौधे तैयार किए जा सकते हैं। टिश्यू कल्चर आज के दौर में बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छा टिश्यू कल्चर आपको समझ में आया होगा। अब अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, अलैंगिक प्रवर्धन में पौधे क्या होता है। अलैंगिक प्रवर्धन में पौधे के जड़, तना तथा पत्तियों आदि के रूपांतर से मात्र से वृक्ष के समान गुणों वाले पौधे तैयार होते हैं, जिन्हें पौधे प्रसारण में उपयोग में ले सकते हैं, जो निम्न है, जो निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन से हैं देखिए दोस्तों, ऊपरी भूस्तरी, यह आपके अलग से टाइप्स का चैप्टर है, तो इसको थोड़ा और डिटेल में आप दिमाग पे जोर लगा के और फिर पढ़ेंगे। ऊपरी भूस्तरी या रनर्स के नाम से किसको जाना जाता है। पहले तो देखिए, ऊपरी भूस्तरी या रनर्स वे तने होते हैं, वे विशेष तने होते हैं जो भूमि पर लेटकर बढ़ना प्रारंभ होते हैं तथा भूमि के संपर्क में आने पर उनमें पर्व संधियां या गांठ बनती हैं या गांठें निकलती हैं, जिससे नए पादप का निर्माण होना शुरू होता है। जैसा स्ट्रॉबेरी और धूप घास के अंदर ये प्रोसेस अप्लाई की जा सकती है। देखिए आपके सामने ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट हैं। पहले ये एक ही प्लांट था और इस प्लांट की यहाँ पर क्या किया, भूस्तारियों ने रन करना स्टार्ट किया तथा ये भूमि के संपर्क में जिस जिस जगह है वहाँ पर इसने क्या कर ली, जड़ें उत्पन्न कर ली। क्या उत्पन्न कर ली, जड़ें उत्पन्न कर ली और इससे एक नया स्टोलन मतलब नया पौधा बनना प्रारंभ हो गया। जैसे कि इससे एक नया पौधा बन गया। ए और बी दोनों को देख सकते हैं आप, यहाँ से नए नए पौधे, इनको काट के सेपरेट आप लगा भी सकते हैं। इनको रनर्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अंतःभूस्तरी मतलब सकर्स। ये तो क्या थे, रनर्स तो भूमि के ऊपर दौड़ रहे थे, सकर्स क्या है, भूमि के अंदर रहकर फिर दौड़ते हैं। भूमि के अंदर तने जड़ तंत्र के समीप से निकलकर पर्रों है, जिनमें अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं तथा जिनमें क्या नया पौधा बन जाता है। उदाहरण के तौर पे क्या है, अनानास, केला, बांस आदि। जैसा कि आपने केले में देखा होगा, केले के नीचे वाले भाग से इस प्रकार के सकर्स निकलते हैं और इन सकर्सों को क्या करते हैं अपन, अलग यहाँ से सेपरेट निकाल कर नए पौधे के रूप में प्रत्यारोपित कर देते हैं। तथा आपको पता होगा कि केला अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फल देता है, दोबारा जब फूटते हैं तो ये सकर्स ही फूटते हैं। तो इसे क्या कहते हैं अपन, सकर्स के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों सकर्स निकलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भूस्तारी, जिसे स्टोलन के नाम से भी जाना जाता है। तने के आकार से निकले पौधे के अंदर जो क्या होता है, निकली पार्श्व पतली शाखाएं जिनमें पर्व संधियां लंबी होती, क्या होती हैं, पर्व संधियां लंबी होती हैं तथा अंतिम सिरे पर जड़ें निकलकर नया पौधा बना देते हैं, जैसे कि दूब घास और पुदीना। पहले प्लांट एक था और इससे क्या हुई, पार्श्व शाखा निकली। पार्श्व शाखा जैसे ही भूमि के संपर्क में आई और इसने यहाँ पर जड़ें उत्पन्न करने का कार्य किया और एक नया प्लांट के रूप में नया पौधा बन गया। तो ये किस में किया जाता है, दूब घास और पुदीने में ऐसा प्रोसेस होता है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे सलककंद। सलकंद की जहाँ तक बात आती है उसको बल्ब के नाम से जाना जाता है। और मैं बताऊंगा आपको सलकंद का नाम आते ही उदाहरण क्या है इसका, प्याज आ गया। क्या आ गया दोस्तों, प्याज को सलकंद में रखा गया है, लहसुन को सलकंद के अंदर रखा गया है। क्या होता है, ये एक प्रकार का तने का क्या है, रूपांतरण है, जिसमें छोटी छोटी क्या होती है, ऊर्ध्वाधर तने का कक्ष मासल सल्क से क्या रहता है, घिरा रहता है। ये जो तना है ये सल्क से क्या रहा है, घिरा है दोस्तों, सल्क से घिरा हुआ है। इसमें भोज्य पदार्थ संग्रहित रहता है। मतलब क्या रहता है, भोज्य पदार्थ, भोजन जो पौधे ने बनाया वो इसी पार्ट के अंदर क्या रहता है दोस्तों, संग्रहित रहता है या भंडारित रहता है। तथा बाह्य आवरण जो बाहर का आवरण है ये क्या रहता है, सूखा व पतला झिल्ली नुमा परत से ढका रहता है। आपने देखा होगा प्याज के ऊपर भारी एक सूखी सी झिल्ली पाई जाती है, उसी की बात हो रही है। जैसे कि प्याज, इसको ट्यूनिकेट बल्ब या बाह्य आवरण विहीन भी हो सकता है। ये कई बार क्या होता है, कई प्याज के अंदर ये नहीं भी हो सकती है, जिसको ट्यूनिकेट बल्ब के नाम से जाना जाता है। जैसे कि लिली, स्पाइडर लिली जैसे प्लांट होता है उसको क्या नॉन
ट्यूनिकेटेड बल्ब भी कहते हैं, इसके ऊपर ट्यूनिकेट्स नहीं होते हैं दोस्तों। तो सलकंद का उदाहरण क्या है अपना, प्याज है। आगे अपन बात करते हैं घनकंद की। जहाँ तक घनकंद की बात आती है कोरम की, तो नाम आता है किसका, ग्लैडियोलस का। तो इस प्रकार से क्या है दोस्तों, ये घनकंद होते हैं, आपने देखा होगा ग्लैडियोलस का जब प्रवर्धन करते हैं तो इस प्रकार के ये इनको क्या घनकंद के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ये होता क्या है वैसे, तने के कच्छ मतलब नीचे वाला या आधारित भाग से सूखे स्केल जैसी पत्तियां से ढका रहता है तथा इस पर तने पर्व व पर्व संधियां बनी रहती हैं, जैसे कि इसमें ग्लैडियोलस में, केसर में और फ्रीशिया आदि में। पुराने कोरम के साथ नए छोटे छोटे कोरम जिसे सदृश्य संरचनाएं या कोरमेल के नाम से जाना जाता है। रोपण में साबुत ग्लैडियोलस या टुकड़े काटकर विभिन्न भागों में जिसमें हर भाग में एक कलिका हो या याम बोलते हैं जिसका का उपयोग कर सकते हैं। मतलब बात यह है कि आप इसको, जैसे ये इसमें 2 कलिका हैं तो इसको ऐसे सेपरेट करके अलग अलग भी आप लगा सकते हैं नए प्लांट के रूप में। जैसे ये 2 वाले हैं तो इसको भी आप लगा सकते हैं, और जिसमें मान लो एक ही है तो उसको अकेले को आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंद की, बात करते हैं ट्यूबर की बात करते हैं। जहां तक ट्यूबर और कंद की बात आती है तो नाम आता है किसका, आलू का। आलू का नाम आता है दोस्तों इस प्रकार से, आलू का ये पौधा है, इसमें ट्यूबर्स का निर्माण हो रहा है। ये देखिए आप पोटैटो के अंदर जो जड़ें निकल रही है, जड़ों से क्या निकल रहे हैं, ट्यूबर्स निकले होते हैं, और इन्हीं के जो आँख होती है मतलब एक्सिलरी बड के नाम से जिसको जाना जाता है, आइज को, इनको काट के सेपरेट लगाया जाता है तो नए पौधे का निर्माण हो जाता है दोस्तों। तो इसमें क्या है आलू वाले में, ये भूस्तर स्टोलन तने का आधार भोज्य पदार्थ का संग्रहण कर फूल जाते हैं। जो मतलब जड़ों से भूस्तरियाँ निकलते हैं, स्टोलन निकलते हैं, वो क्या करते हैं, भोजन का संग्रहण करके क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। जैसे कि किसमें, आलू में और आर्टिचोक में, कैलेडियम में तथा इस प्रकार की बनी पर्वत संधियों के कक्ष में कलिकाएं होती हैं, और रोपण साबुत या काटकर इनको क्या लग सकते हैं, अपन लगा सकते हैं। कई बार ऐसे कंद या पत्तियों के कक्ष वायवीय भी भागों में बन जाते हैं। उन संरचनाओं को क्या कहते हैं अपन, ट्यूबरकल्स के नाम से जाना जाता है या कहते हैं, जिनमें पौधे प्रसारण में उपयोग में लेते हैं, जैसे डायस्कोरिया या याम, रतालू आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करते हैं, आपको ये समझ में आया होगा कि कंद का उदाहरण आपको आलू, और आलू इस प्रकार से भूस्तानी निकलते हैं, और ये जो स्टोलन्स बनते हैं ये भोज्य पदार्थ ग्रहण करके क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंदिल जड़ें, ट्यूबर रूट्स। ट्यूबर्स रूट्स में क्या होते हैं, इस प्रकार से जो रूट्स होते हैं भोज्य पदार्थों का संग्रहण करके क्या हो जाती है, मोटी हो जाती हैं। जैसे कि उदाहरण तौर पे आपको ले सकते हैं आप शकरकंद के नाम से, मतलब जो अपस्थानिक जड़ें क्या हो जाती है, फूलकर भोज्य पदार्थों का संग्रहण करती हैं तथा इन पर पर्व संधियां नहीं होती हैं, इन्हें क्या होती है, कंदिल जड़ों के नाम से जाना जाता है, जैसे कि शकरकंद। और इसी को यहाँ से काट के आप लगा दो, नए पौधे का क्या हो जाएगा दोस्तों, जन्म हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपन राइजोम। जहां पर राइजोम का नाम आता है मतलब अदरक, हल्दी और केला इसका क्या है, उदाहरण है, और आई रिस्क इसका उदाहरण है। तो क्या होते हैं, तने का रूपांतरण भाग है जिसमें भूमिगत क्षतिज रूप में वृद्धि करता है तथा इस प्रकार पर्व और पर्व संधियां रहती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये जो भूमि के अंदर था क्षतिज, इसने क्या की है, वृद्धि की है अदरक ने, और इस प्रकार से अपन एक एक को अपने सेपरेट रूप में काट के लगा सकते हैं दोस्तों अदरक में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑफशूट। ऑफशूट की जहां तक बात आती है, इसका मतलब एग्जांपल है क्या, खजूर। मतलब विशेष तरह की पार्श्व शाखाएं जो मुख्य तने के पास से रोजेट जैसी संलग्न में निकलती है। इस प्रकार से विशेष संरचना है, तने की पार्श्व भाग से निकली है, जिसमें क्या करते हैं हम तेज धार वाले चाकू से इसको हटाकर पसरने के लिए काम में लेते हैं। इसको यहाँ से काटा आपने सेपरेट रूप से और नए पौधे के रूप में लगा दिया। खजूर का प्रवर्धन इसी के माध्यम से होता है दोस्तों, ऑफशूट के माध्यम से। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्लिप्स की बात करते हैं। स्लिप्स की जहाँ पर बात आती है अनानास या पाइनएप्पल के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों, पाइनएप्पल। मतलब फल वरंत में कभी कभी पर्रों निकल जाते हैं जिन्हें पौध रोपण के लिए काम में ले जाता है। देखिए इससे ये पाइनएप्पल था, ऊपर वाला ये फ्रूट अपने खाने के लिए काम में ले रहे हैं, लेकिन नीचे पार्श्व भाग में क्या है, ये पर्रों निकल रहे हैं छोटे छोटे। इस प्रकार से देखिए इनको नए पौधे के रूप में अपन निकाल कर यहाँ से और लगा सकते हैं, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको। इन पर्रों को अपन ने उठाया और उठा के इनको लगा सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, कुछ फलदार पौधे हैं जिनकी व्यावसायिक विधियाँ हैं
और उन विधियों के माध्यम से ही प्रवर्धित किया जाता है। आपने पूरा प्रोपोगेशन पढ़ा, उम्मीद करते हैं सबको अच्छे से समझ में भी आया होगा। प्रवर्धन में जैसे लैंगिक प्रवर्धन, अलैंगिक प्रवर्धन पढ़ा। लैंगिक प्रवर्धन में क्या पढ़ा था आपने? बीज के माध्यम से जो पौधा तैयार हो रहा है वो लैंगिक प्रवर्धन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अलैंगिक प्रवर्धन, उसमें अलग अलग विधियां बताई थी मैंने। कटिंग के माध्यम से बताई थी आपको, बडिंग के माध्यम से बताई, ग्राफ्टिंग के माध्यम से बताई, दाब के माध्यम से बताई, उत्तक संवर्धन के माध्यम से। उसी प्रकार मैंने क्या किया है, सभी को एक सारणी में एकत्रित करके भाई क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं, उसी प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से कुछ फलदार पौधे होते हैं, उनकी व्यावसायिक प्रवर्धन की विधियां क्या क्या होती हैं। तो पहले की बात करते हैं अपन, फलदार पौधा कौन सा? आपका नींबू। और नींबू का प्रवर्धन किसके माध्यम से किया जा सकता है? बीज के द्वारा किया जा सकता है या गुट्ठी के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरी बात आती है स्वीट ऑरेंज की, जिसे माल्टा या मौसमी के नाम से जाना जाता है। इसका प्रवर्धन किया जाता है टी कलिकाइन के माध्यम से। बात आती है कहाँ? किसकी? अंगूर की। अंगूर के प्रवर्धन की अगर विधि पूछे, काफी बार पूछा है आपको, तो कि हार्डवुड कटिंग या सहिष्णु कास्ट कलम के माध्यम से किया जाता है या कठोर कास्ट कलम के माध्यम से किया जाता है। अनार का प्रवर्धन किसके माध्यम से किया जाता है? या तो एयर लेयरिंग के माध्यम से किया जाता है या हार्डवुड कटिंग के माध्यम से। बात आती है लीची की, तो लीची का एयर लेयरिंग मुख्य है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि एयर लेयरिंग का सबसे अधिक उपयोग किसमें किया जाता है? लीची में किया जाता है। अमरूद की जहाँ तक बात करते हैं तो अमरूद को स्टूलिंग के माध्यम से कर सकते हैं आप, एक तो प्रोपोगेटेड, एक माउंट लेयरिंग या ढेरी दाब, इसी के नाम से जाना जाता है इसको, या गुट्ठी दाब, मतलब एयर लेयरिंग के माध्यम से भी इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात आती है अपनी आगे की तरफ, केले की बात करते हैं। तो केले का प्रवर्धन किसके माध्यम से करते हैं दोस्तों? स्वार्ट सकर्स के माध्यम से। मतलब आपको बताया था कि केले के पार्श्व भाग से सकर्स निकलते हैं, तो एक सकर्स का वेट कितना होना चाहिए? 750 ग्राम वजन उसका होना चाहिए स्वार्ट सकर्स का। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। बात करते हैं खजूर की। थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ऑफशूट सकर्स के माध्यम से इसका प्रोपोगेशन किया जाता है। मतलब ऑफशूट नीचे से निकलते हैं, तने के पार्श्व भाग से निकलते हैं, और इसका एक का वजन होना चाहिए कितना? 10 से 12 किलोग्राम प्रति सकर्स का इसका ऑफशूट का वेट होना चाहिए। पाइनएप्पल का स्लिप्स के माध्यम से किया जाता है। स्ट्रॉबेरी का रनर्स के माध्यम से किया जाता है। दूब घास का रनर्स के माध्यम से। आंवले का प्रवर्धन दोस्तों पेच बडिंग या टी बडिंग के माध्यम से किया जाता है। बील का प्रवर्धन भी टी बडिंग या पेच बडिंग के माध्यम से किया जा सकता है। आगे अपन बात करते हैं बेर का प्रवर्धन किसके माध्यम से किया जाता है? बेर का प्रवर्धन रिंग बडिंग या टी कलिकाइन के माध्यम से किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। सीताफल का टी बडिंग या बीज द्वारा किया जाता है। चीकू की जहां तक बात आती है तो किसके माध्यम से? इनार्चिंग या इसे भेंट कलम के नाम से दोस्तों जाना जाता है, उसके माध्यम से प्रवर्धित किया जा सकता है। गुलाब को टी बडिंग या सिल्ड कलिकाइन या हार्डवुड कटिंग के माध्यम से प्रवर्धित किया जाता है। पपीता, फालसा और जामुन ये क्या है? अलैंगिक प्रवर्धन के उदाहरण हैं। इसको मात्र बीज द्वारा प्रवर्धित किया जा सकता है दोस्तों। इनको लैंगिक विधियों अलैंगिक विधियों के माध्यम से प्रवर्धित नहीं किया जा सकता। ये किसके उदाहरण है? लैंगिक प्रवर्धन के उदाहरण है। किसके हैं? लैंगिक प्रवर्धन के उदाहरण। केवल बीज द्वारा इनको प्रोपोगेटेड किया जा सकता है। आगे अपन बात करते हैं अब आम की। तो आम का क्या होता है प्रवर्धन? उत्तरी भारत में तो किस माध्यम से किया जाता है? वीनियर ग्राफ्टिंग के माध्यम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। आम के व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? वीनियर ग्राफ्टिंग है। तथा दक्षिणी भारत में इसको इनार्चिंग के द्वारा किया जा सकता है, या आर्थिक लाभ लेने के लिए क्या करते हैं? एपिकोटाइल विधि के माध्यम से किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था कि महाराष्ट्र में कोकण क्षेत्र है, वहां पर एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग काफी प्रचलित है। जैतून को किसके माध्यम से किया जाता है? टी कलिकाइन के माध्यम से प्रवर्धित किया जाता है। तो ये 3 अलग अलग मतलब फलदार पौधों की व्यावसायिक प्रवर्धन की विधियां दोस्तों, जिनको आप एक साथ इस सारणी में याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अपन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपकी किताब के लास्ट में महत्वपूर्ण बिंदु के नाम से दिए गए हैं। कि देखिए आप महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, उनका अपने को ध्यान रखना है आपको अगर प्रोपोगेशन करना है या प्रवर्धन करना है तो। कैसे? जैसे नींबू व अनार में कलम व गुट्ठी द्वारा गुट्ठी करते हैं तो उस समय क्या करते हैं? शाखा का चुनाव करें जो 1 साल पुरानी हो, लगभग 1 सेंटीमीटर मोटी हो। जब ये किसका कहने का मतलब ये है कि जब आप नींबू और अनार का कलम के माध्यम से प्रवर्धन करने जा रहे हैं तो उस समय उस शाखा की मोटाई 1 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए
उस शाखा की उम्र 1 साल की कम से कम होनी चाहिए। तो उस शाखा को आप कलम के रूप में या कटिंग के रूप में प्रत्यारोपित कर सकते हैं। दूसरा क्या है पॉइंट, मतलब अमरूद में जब वेज ग्राफ्टिंग आधुनिक व ज़्यादा पौधे कम समय में तैयार करने में उपयुक्त विधि मानी जाती है। कौन सी? वेज ग्राफ्टिंग। किस में मानी जाती है? अमरूद में कम समय में अधिक से अधिक पौधे तैयार कर सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं पपीते की जो पौधे साला अप्रैल व जून माह में तैयार करते हैं, मतलब पपीते के बीजों के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, आपको पता है। तो अप्रैल और जून माह में क्या करते हैं अपन? पौधे तैयार कर लेते हैं। उठे तल युक्त क्यारियां, उनमें 5 से 7 सेंटीमीटर अवस्था पर पॉलीथीन की थैली तथा 15 से 20 सेंटीमीटर के हो जाएं तो खेत में लगा देना चाहिए। क्या है इसका कहने का मतलब है कि पपीता की जो नर्सरी आप तैयार कर रहे हैं, जहाँ बेड बनाने का कार्य कर रहे हैं, वो बेड सामान्य धरातल से उठी हुई होनी चाहिए ताकि बारिश का पानी उसमें भरे नहीं, क्योंकि पपीता की मुख्य बीमारी है आर्द्र गलन। ये नर्सरी में ही लग जाती है। इसमें आर्द्र गलन जब नर्सरी में लग जाती है, ज़्यादा पानी भरेगा नहीं कारण, इसलिए क्या सामान्य धरातल से ऊंचा धरातल होना चाहिए। और जब पौधा 15 से 20 सेंटीमीटर का हो तब उसको लगा देना चाहिए। पौधा आपको अप्रैल और जून में तैयार करनी है। बात करें बेर के पौधे तैयार करने हेतु क्या करना चाहिए अपने को? बीज बुआई मार्च के प्रथम पखवाड़े तक। कब करना चाहिए? मार्च के प्रथम पखवाड़े तक 3 से 4 माह के मूलवृंत पर कलिका तथा कलिकान करके इसे 1-1.5 माह बाद क्या करें? मतलब पौधे खेत में स्थानांतरण योग्य हो जाते हैं। कैसे? 1 से 1.5 महीने बाद में हो जाते हैं। 3 से 4 सप्ताह का जब मूलवृंत हो जाता है तब आप खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आगे बात करें अंगूर में आजकल पेच कलिकान द्वारा डॉगरीज मूलवृंत का पर क्षारीय भूमि में खेती कर सकते हैं। मतलब एक डॉगरीज नाम का एक मूलवृंत होता है जो क्या होता है? क्षारीय भूमि के प्रति प्रतिरोधक होता है। इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है बीजू देसी वृक्ष। बीजू मतलब जो बीज द्वारा तैयार पौधे हैं। आम, आंवला, बेर, चीकू आदि में जीर्णोद्धार व शिखर फ्रेम रोपण कर इच्छित किस्म के में बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? आपको मैंने बताया था टॉप वर्किंग क्या होती है, फ्रेम वर्किंग क्या होती है। पुराने फल वृक्ष जो अनुत्पादक हो चुके हैं उनको वापस उत्पादक बनाया जा सकता है, उनका जीर्णोद्धार किया जा सकता है और इच्छित किस्म में किया जा सकता है। आगे खजूर में ऑफशूट 4 से 5 वर्ष पुराने पौधे के तने के पास से निकालना चाहिए अपने को, तथा वृक्ष की आयु कम से कम 8 से 20 शकर्स पैदा करता है। एक फल वृक्ष क्या करता है? खजूर का एक अपने जीवन काल में 8 से 20 जो शकर्स हैं अपने पार्श्व भाग से पैदा करता है। दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे की तरफ कि जो ये अपने टोटल प्रवर्धन के बारे में पढ़ा, इसमें मेन आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल कि किस फल वृक्ष का प्रवर्धन किसके माध्यम से किया जा सकता है। तो मैंने विस्तृत रूप से चर्चा करके आपको पूरे चैप्टर में बताया है, सारणी के माध्यम से बताया है, तथा इन विधियों के बारे में भी पूछ सकता है। आपको बड़े एग्जाम में क्वेश्चन देके कैसे पूछ सकता है कि मान लीजिए लैंगिक व लैंगिक प्रवर्धन की परिभाषित करते हुए तथा इनकी विधियों का वर्णन कीजिए। सचित्र भी पूछ सकता है और विदाउट चित्र के पूछ सकता है। एक नंबर के क्वेश्चन में या आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है कि आम का प्रवर्धन की विधि है, मतलब किसी भी पौधे की प्रवर्धन की विधि के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा चैप्टर। उम्मीद करते हैं सबको याद भी हो गया होगा। आप इसको वीडियो को बार बार देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे।